घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। सीतापुर की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस से जुड़े आतंकी के साथ संबंध होने का बड़ा आरोप लगाया। पूर्वी यूक्रेन में 2 दिन से जारी बमबारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन पर रूस के हमले की चेतावनी दी है और 2023 में होने वाले आईओसी के सेशन की मुंबई को मेजबानी मिलने के बाद आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने सभी का आभार जताया। बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से। पूर्वी यूक्रेन में 3 दिनों से बने हुए युद्ध जैसे हालात पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने दावा कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। उन्होंने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी हमले का पहला टारगेट बता दिया है। और खबर है कि अमेरिका की इस चेतावनी के बीच यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने भी हमले के लिए सेना को तैयार रहने का आदेश दिया है। इन विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना पर लगातार उनके इलाके में बमबारी करने का आरोप लगाया है। वहीं सैटेलाइट से तस्वीरें आ रही हैं कि यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों की तैनाती बढ़ने के साथ ही एक बड़ी संख्या रूसी सेना के लड़ाकू विमान भी वहां पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, क्या डिटेल्स और आ रही है इस बारे में? प्रीति, यूक्रेन को लेकर बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि रूस इसी हफ्ते या आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर हमला करेगा और रूस की योजना में यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि रूस तैयार है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो हाल में घटनाक्रम हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने तय किया कि इस वीकेंड यानी शनिवार और रविवार के दिन वो वॉशिंगटन में ही मौजूद रहेंगे और व्हाइट हाउस से तमाम यूक्रेन के घटनाक्रम पे नजर रहेंगे। और दुनिया में बहुत बड़ी तबाही की आशंका और गहरा गई है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कह दिया है कि जिसकी आहट भर से ही इस वक्त पूरी दुनिया सहमी हुई है। उन्होंने दावा कर दिया है कि रूस यूक्रेन पर हमले का फैसला ले चुका है। बाइडेन ने ये तक कह दिया है कि अगले कुछ दिनों में इस युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और बाइडेन के मुताबिक इस जंग में सबसे पहले रूस के निशाने पर होगी यूक्रेन की राजधानी कीव। बाइडेन इसके बारे में अपने पास पुख्ता खुफिया जानकारी तक होने का दावा करने से नहीं चूके और आशंका जताई कि इस हमले से कीव में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। We believe that they will target Ukraine's capital Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. यही नहीं, इस बार तो उन्होंने खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए यूक्रेन पर रूस के हमले का समय भी बता दिया। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, the coming days. जो शख्स अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है, उसके मुंह से निकले इस चेतावनी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जो बाइडेन के बयान से साफ है कि अमेरिका को रत्ती भर का शक नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध अब करीब है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसकी रक्षा के लिए अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने रूस को चेतावनी देते हुए ये भी कह दिया है कि उनके पास युद्ध और कूटनीति में किसी एक को चुनने का विकल्प अब भी बाकी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए यूक्रेन की सीमा के पास से रूसी सेना के पीछे हटने की शर्त रख दी, लेकिन इसके साथ ही बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर इससे पहले रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। यही नहीं, उन्होंने रूस पर झूठी खबरें फैलाकर और लोगों को गुमराह कर यूक्रेन पर हमले का बहाना बनाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। और बाइडेन ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब रूस की सेना की मौजूदगी की वजह से यूक्रेन की सीमाओं पर तनाव है। ऊपर से रूस का अभ्यास जंग का माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें यूक्रेन की सीमा के पास काले सागर से आई। रूस के रक्षा मंत्री ने समंदर में रूसी सेना के युद्ध के अभ्यास का नया वीडियो जारी किया, जिसमें समंदर में तैनात रूसी सेना के युद्धपोत ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए। और जब ये गोले समंदर के बीच में मौजूद अपने टारगेट तक पहुंचे तो वहां पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। एक और युद्धपोत गोले दागते दिखे तो दूसरी ओर वहां रूसी सेना के लड़ाकू विमान भी उड़ान भरते नजर आए। काला सागर में युद्ध के इस अभ्यास के बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने भी युद्ध के लिए रूस की तैयारियों की गवाही दी। इन तस्वीरों में यूक्रेन की सीमा के पास रूस के एक हवाई ठिकाने में बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात दिखे। यही नहीं, इस ठिकाने में सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों की मौजूदगी भी नजर आई। रूस का ये हवाई ठिकाना यूक्रेन की सीमा से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब तैयारी किसी सामान्य अभ्यास जैसी नहीं, बल्कि किसी बड़े जंग की तैयारी की दिखी।
इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस का विवाद तेजी से विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऊपर से यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना के जमावड़े को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा बयान दे दिया है, जिससे दावा किया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाकर 2 लाख के करीब कर दिया है, जिनमें 40% से ज्यादा रूसी सैनिक किसी भी वक्त हमले की पोजीशन में हैं। और सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से दावा किया गया है कि रूसी सेना यूक्रेन की सीमा के पास 32 सुखोई 25 जैसे अत्याधुनिक विमान और 50 अटैक हेलीकॉप्टर तैनात कर चुकी है। यही नहीं, तस्वीरों के हवाले से वहां पर रूसी सेना के टैंक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने का दावा किया गया है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने नाटो के सहयोगी देशों के साथ एक अहम और आपात बैठक बुलाई है। हालांकि रूस ने फिलहाल हमले की योजना से इनकार किया है, लेकिन वो इस बात की गारंटी चाहता है कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा न बने और यूक्रेन की सीमा के पास पूर्वी यूरोप में तैनात नाटो की सेनाएं लौट जाएं। लेकिन नाटो और सहयोगी देशों ने रूस की इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया है। बात की एक बात यह कि युद्ध की आशंकाओं के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन की सीमा पर पहुंच सकते हैं, जिसे युद्ध की आशंका के बीच बड़ी घटना माना जा रहा है। और इस बीच खबर है कि रूस और अमेरिका के बीच 24 फरवरी को इस संकट पर फिर बातचीत होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 18 फरवरी को तय समय खत्म होने के बाद भी मानसा में डोर टू डोर कैंपेन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कांग्रेस उम्मीदवार और गायक शुभदीप सिंह मूसेवाला के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करते दिखे। आरोप है कि उनका ये कार्यक्रम शाम 6 बजे के बाद हुआ, जबकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक 6 बजे के बाद पंजाब चुनाव प्रचार बंद हो गया था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीएम चन्नी के खुद के खिलाफ एक पर्चा दर्ज होना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मामले का वीडियो रिकॉर्ड होने का दावा किया और उसकी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वीडियोग्राफी पहला कर रही है सारी, तो अभी वीडियो वेखांगे तो उसके मुताबिक फिर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वीडियो की जांच के बाद चन्नी और शुभदीप सिंह मूसेवाला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बात की एक बात यह कि केस दर्ज होने के बाद मानसा से कांग्रेस उम्मीदवार मूसेवाला ने सोशल मीडिया पर सफाई दी है, जिसके जरिए उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार बंद होने से पहले ही मुख्यमंत्री चन्नी ने उनके समर्थन में गलियों में घूमकर वोट मांगा। अलगाववादियों के मुद्दे पर 40 से ज्यादा कवियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुली चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए उन्होंने केजरीवाल पर अलगाववादियों के समर्थन के आरोपों पर जवाब देने के दौरान एक कवि के अपमान का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने केजरीवाल से इस मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है और लिखा है कि उन्हें एक कवि का अपमान करने के बजाय आरोपों का मुकाबला करने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्होंने केजरीवाल के बयान में कवि को गैर जिम्मेदार बताते हुए मजाक उड़ाने को गलत बताया। असल में 16 फरवरी को कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए अलगाववाद के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इनको भी रात बिताने का टाइम कहीं और नहीं, खालिस्तान के समर्थकों के घरों पर जाकर मिला और ये आरोप उनके ऊपर किसी और ने नहीं, उनके ही अपने फाउंडर मेंबर्स ने AAP लगाए। और इसी मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके बयान को गलत ठहराया। अगर ये बातें सच है, अगर उन्होंने ये सब बातें कही हैं तो ये बिल्कुल गलत है और मतलब बहुत ही गंभीर समस्या है ये। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में फांसी पाने वाले आतंकियों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के संबंध आतंकवादियों से हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकवादियों में से आजमगढ़ का एक आतंकवादी, उसके पिता यानी उसके अप्पा जान समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान से आए सिख और हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए अफगानिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू समुदाय के लोग पहुंचे। इन लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलकर तालिबान हमले के वक्त अफगानिस्तान में फंसे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों की मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया।
हमने उनका बहुत धन्यवाद किया जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो सवारी साहब लेके आए। कोरोना के मामलों में कमी आने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया। ये फैसला शनिवार की रात से ही लागू हो जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा में मुस्तैद सीआईएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। बताया गया कि एयरपोर्ट में गैर कानूनी तरीके से घुसा शख्स रनवे की तरफ दौड़ने लगा, जिसके बाद उसे फौरन हिरासत में ले लिया गया। चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर सिंह ने पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर मानहानि का केस दर्ज करवा दिया। उन्होंने 2021 में सिद्धू पर एक रैली के दौरान पुलिस वालों पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर घमासान मच गया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नल जल योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वहां की अच्छी सड़कों की तुलना बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गालों से कर दी। ये जो रोड तो अच्छा बना दिए, हेमा मालिनी के गाल जैसे रोड, पानी नहीं है गांव में। उनके इस बयान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने की नसीहत दे डाली। बड़ी खबर, हिजाब विवाद पर कर्नाटक के शिमोगा में एक स्कूल ने हिजाब का समर्थन करने वाली 58 छात्राओं पर पाबंदी लगा दी। यानी अब ये सभी लड़कियां अगले आदेश तक स्कूल नहीं जा पाएंगी। और इन लड़कियों ने एक दिन पहले हिजाब पहनकर उस स्कूल के क्लासरूम में जाने की जिद पर वो अड़ गई थी। इतना ही नहीं, कर्नाटक के ही तुमकुर में एक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रही एक टीचर ने हिजाब के समर्थन में कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा तमिलनाडु के मदुरई में भी निकाय चुनाव में हिजाब पर विवाद हो गया। वहां एक महिला हिजाब पहनकर वोट डालने पहुंच गई, जिसका बीजेपी ने विरोध किया। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, और कहां तक फैलेगा अब ये हिजाब विवाद? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब मामले में सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आज कर्नाटक के शिमोगा जिले में हिजाब का समर्थन करने के आरोप में एक ही स्कूल की 58 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। ये सभी छात्राएं हिजाब के समर्थन में नारेबाजी और हंगामा कर रही थी और क्लास के अंदर हिजाब पहनने की मांग कर रही थी, जिसके बाद इस निलंबन के एक्शन की तैयारी की गई। और वहीं देखिए कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक हिजाब, बुर्का, भगवा, गमछे जैसी धार्मिक कपड़ों को पहनने पर पाबंदी लगाई है। ऐसे में ये निलंबन एक कड़ा फैसला कहा जा सकता है। और यही नहीं, हिजाब पर चल रहे विवाद के बीच कर्नाटक के शिमोगा में एक स्कूल में हिजाब का समर्थन करने के आरोप में 58 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि एक दिन पहले वहां इन लड़कियों ने हिजाब और बुर्का पहनकर उस स्कूल के क्लासरूम में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने इन लड़कियों पर कार्रवाई की। हालांकि इससे पहले हिजाब और बुर्का पहनकर स्कूल पहुंचने वाली इन छात्राओं को स्कूल प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुई और हिजाब पहनकर क्लासरूम में दाखिल होने पर अड़ गई। जब इन्हें रोका गया तो स्कूल परिसर में ही इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इनके हाथों में कुछ पोस्टर भी दिखे, जिन पर हिजाब के समर्थन में नारे लिखे थे। कुछ देर बाद हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन कर रही सभी लड़कियां धरने पर बैठ गई, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। लेकिन हिजाब के समर्थन का विरोध कर्नाटक के दूसरे जिलों में भी जारी रहा, जिसमें तुमकुर भी शामिल है, जहां एक कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रही चांदनी नाम की एक टीचर ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका था। स्वतःವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ बिकॉज आई एम नॉट ओके विदाउट हिजाब वर्किंग इन दैट कॉलेज। हुबली में भी हिजाब पहनी छात्रा को एक कॉलेज में जाने से रोक दिया गया। वहां उसने बताया कि वो कई साल से हिजाब पहनकर कॉलेज आती रही है, लेकिन अब अचानक उस पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद वो काफी देर तक कॉलेज के गेट पर खड़ी रही। हालांकि बाद में वो छात्रा कॉलेज प्रशासन से बात करने के लिए अंदर दाखिल हो गई, लेकिन हिजाब विवाद की ये आग कर्नाटक तक ही नहीं रुकी, बल्कि तमिलनाडु के मदुरई में नगर पालिका चुनाव पर भी इसका असर पड़ा। वहां एक महिला हिजाब पहनकर वोट डालने पहुंच गई, जिसके बाद बीजेपी के बूथ एजेंट ने इस पर आपत्ति जता दी और इसका विरोध करते हुए हिजाब उतारने की मांग कर दी। वहां हंगामा इतना बढ़ गया कि थोड़ी देर के लिए मतदान को रोकना पड़ा। इसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और बीजेपी एजेंट को समझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद इस मामले का हल निकाल लिया गया और फिर मतदान शुरू हुआ। लेकिन इस पर सियासी पारा भी चढ़ गया, क्योंकि हिजाब विवाद पर बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कर्नाटक सरकार को आड़े हाथ लिया और सभी धर्मों का सम्मान करते हुए किसी के पहनावे पर विरोध न करने की सलाह दे डाली। सबका सम्मान करना, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार, ये उसका दायित्व है। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब को तरक्की के रास्ते का रोड़ा करार दिया। जो रिवायतों की सफ़ें लगी हुई हैं, उससे आपको रोकने की कोशिश हो रही है, उसको आपको समझना भी होगा
इसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन ये विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तानी एजेंट के एक भारत विरोधी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और इस ट्वीट के जरिए दावा किया गया कि कुवैत के कुछ सांसदों ने भारत में चल रहे हिजाब विवाद पर आपत्ति जताई, जिसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट कर दिया। उनके ऐसा करते ही कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी। थरूर ने दावा किया कि उनका उस पाकिस्तानी एजेंट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कुवैत और बाकी खाड़ी देशों से भारत के संबंध बिगड़ने पर चिंता जाहिर की, जिस पर बीजेपी हमलावरों हो गई है। शहजाद पूनावाला ने शशि थरूर के इस कदम को देश के खिलाफ बताया। एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते आज कांग्रेस पार्टी देश के विरोध में उतरने से संकोच नहीं करती। 100 बात की एक बात ये कि हिजाब विवाद का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में भी इसकी गूंज सुनाई दी है। वहीं इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सोमवार को फिर सुनवाई होगी। यही नहीं, हिजाब विवाद पर पाकिस्तानी एजेंट के ट्वीट ने भी इस मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने उसे रीट्वीट किया, लेकिन बाद में इस पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी। भारत को अगले साल होने वाले IOC के सेशन की मेजबानी मिल गई है। ये बैठक अगले साल मई-जून में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी, जिसे भारत के ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि इस सेशन में IOC के सदस्य ओलंपिक्स के मेजबान शहरों के चुनाव और ओलंपिक्स के नियमों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं और भारत 1983 में नई दिल्ली में आयोजित सेशन के करीब 40 साल बाद IOC के सेशन की मेजबानी करेगा, जिसकी मेजबानी को लेकर हुई वोटिंग में मुंबई को 82 में 75 वोट मिले। भारी बहुमत से मेजबानी का अधिकार जीतने के बाद IOC सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इसे भारत के लिए ऐतिहासिक पल बताया। The Olympic movement is coming back to India after 40 years. With gratitude and excitement, we look forward to hosting the 2023 IOC session in Mumbai. I'm sure that this session will be the beginning of a new chapter of sporting excellence for India. उन्होंने भारत के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करते हुए IOC की बैठक भारत में करवाने के लिए दमदार पैरवी की, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट के जरिए उनका और पूरी टीम का आभार जताया। 100 बात की एक बात यह कि अगस्त 2019 में IOC की टीम मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर को देखने आई थी और इससे काफी प्रभावित भी हुई थी। अब यहीं पर अगले साल IOC का 139वां सेशन होगा, जिसमें 2030 के विंटर ओलंपिक्स के लिए मेजबान देश और 2028 के ओलंपिक्स खेलों के शेड्यूल पर चर्चा हो सकती है। पंजाब विधानसभा चुनाव में माहौल बिगाड़ने के आतंकियों के प्लान को सुरक्षा एजेंसियों ने फेल कर दिया, क्योंकि पंजाब में मतदान से पहले हरियाणा के सोनीपत से पुलिस ने सागर, सुनील और जतिन नाम के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से पुलिस ने AK-47, विदेशी पिस्तौल और भारी संख्या में गोलियां भी बरामद की हैं। बताया गया है कि तीनों आतंकी खालिस्तान, टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए हैं और तीनों को पंजाब चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकी संगठनों ने कई हत्याओं का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके तहत उन्होंने 8 दिसंबर को पंजाब के रोपड़ में अवतार सिंह नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या भी कर दी थी। इन तीनों को मोहाली में भी एक आदमी को मारना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ये बात भी सामने आई है कि तीनों सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे और उसके बाद लोगों की हत्या करने के लिए तीनों के खातों में आतंकी संगठनों ने 5 से 7 लाख रुपए जमा कराए थे। वारदात को अंजाम देने के लिए पंजाब के रोपड़ में हथियारों की सप्लाई भी सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। इसका भी पता चला है कि तीनों गुरजंत सिंह, अर्शदीप सिंह, लखबीर सिंह, रोड़े और हरदीप सिंह नाम के आतंकियों के संपर्क में थे और उन्हें पंजाब में चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिनकी सुरक्षा एजेंसियां तलाश में जुटी हैं। 100 बात की एक बात यह कि कुछ घंटों के बाद पंजाब में वोटिंग होगी, जिसमें गड़बड़ी करने और चुनाव का माहौल खराब करने के लिए कुछ आतंकी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। हालांकि पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उन आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 निरस्त कर
हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया मित्रों, जोड़। और अखिलेश बाबू आप कहते थे खून की नदियां बहेगी, अरे नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई। दिल्ली सरकार ने 240 सरकारी स्कूलों में 12,000 नए क्लासरूम का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने 240 सरकारी स्कूलों में 12,000 से ज्यादा नए क्लासरूम का उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल रहे। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने उनके लिए दिल्ली सरकार की पीठ थपथपाई। 50 कमरे भी एक क्लासरूम में माने तो आज एक तरह से लगभग 250 नए स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। गुजरात सरकार ने सरकारी दफ्तरों और पब्लिक प्लेस में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती में भी जानकारी लिखने को अनिवार्य कर दिया। ये फैसला फिलहाल राज्य के 8 बड़े शहरों के लिए लिया गया। राजस्थान के अजमेर से एनआईए ने एक शख्स को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एक हॉस्पिटल की पार्किंग में काम करने वाले मोहम्मद यूनिस के ऊपर पाकिस्तान तक कई जानकारियां पहुंचाने का आरोप था। भारत ने 175 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुल्तानपुर में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने आतंक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार में आतंकवादियों के खिलाफ जानबूझकर मुकदमे वापस लिए गए। क्या ऐसे लोगों को आप रक्षा के लिए बनाओगे? ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाओगे? बड़ी खबर आ रही है आतंकियों के साथ मुठभेड़ से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। बताया गया है कि ये आतंकी वहां के एक मकान में छिपे थे, जिसकी खबर मिलते ही जवानों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा। लेकिन इसी बीच आतंकी ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, इस आतंकियों से संबंधित कोई और इनपुट? जी प्रीति, ये जो एनकाउंटर हुआ ये जैनपुरा शुपया में हुआ। रात के दौरान ही कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने। जो इनिशियल फायरिंग हुई मॉर्निंग में, उसमें आर्मी के 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए थे। उन्हें आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया था इलाज के लिए, लेकिन वो दोनों जो है जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। लेकिन इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। तकरीबन 4 घंटे तक लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी रहा और अभी लगातार कश्मीर घाटी में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन आतंकी के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सुरक्षा बल और आतंकी के बीच काफी देर तक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया, जबकि 2 जवान भी शहीद हुए हैं। बताया गया है कि सुरक्षा बल को वहां के एक मकान में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया, लेकिन जैसे ही कुछ जवान उस मकान के करीब पहुंचे, वहां छिपे आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की तरफ से हो रही फायरिंग में 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर काफी देर चली मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में घायल सुरक्षा बल के 2 जवानों को बचाया नहीं जा सका। सौभाग्य की एक बात यह कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के लगातार प्रहार से आतंकी बौखलाए हुए हैं, इसलिए वो अब छिपकर वार कर रहे हैं। जनवरी में ही सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 11 बार मुठभेड़ हुई, जिसमें 21 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें 9 पाकिस्तानी आतंकी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की दरियादिली देखने को मिली। वहां डोडा में सेना ने एक गांव को गोद ले लिया। बताया गया कि इस गांव के लोगों को सुनने और बोलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चल पाई थी। दावा किया जा रहा है कि दधाकी गांव में रहने वाले हर परिवार के कम अज कम एक सदस्य को सुनने या बोलने की दिक्कत है, जिसके बाद सेना की नेशनल राइफल्स ने इस गांव को गोद लेने का फैसला किया। सेना की तरफ से दावा किया गया कि पहले चरण में कपड़े, भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों के अलावा मूक बधिर बच्चों के लिए घर घर जाकर निजी शिक्षा कक्षाएं शुरू की हैं। साथ ही अगले चरण में दुधाकी गांव पंचायत में हॉस्टल की सुविधा वाला एक स्कूल बनाया जाएगा। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर जोरदार वार किया। पीलीभीत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी सरकार में हुए दंगों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव को आड़े हाथ लिया। इन 5 सालों में प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? इन 5 वर्षों में कहीं रामलला के मैदान में कहीं कब्जा हुआ?
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट यूक्रेन भेजने का फैसला लिया। ये फ्लाइट 22, 24 और 26 फरवरी को राजधानी कीव पहुंचेंगी। एनआईए ने आतंकी साजिश के मामले में दिल्ली, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में छापे मारे। इस कार्रवाई में लश्कर, जैश, हुजी, अल बदर जैसे कई आतंकी संगठन से जुड़े 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस से संबंधित। रूस ने परमाणु युद्ध का अभ्यास किया है। बड़ी खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जो जारी तनाव है उस बीच ये अहम और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जिसमें जानकारी है कि रूस ने परमाणु युद्ध अभ्यास किया है, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां लगातार अमेरिका इस बात की चेतावनी दे रहा है कि रूस तमाम साजो सामान के साथ किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यानी कि दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। उस बीच ये तस्वीरें और ज्यादा चिंता में डालती है। रूस, बेलारूस के राष्ट्रपति ने देखा है युद्ध अभ्यास, जिस तरह की जानकारी आ रही है। पुतिन ने देखा है परमाणु युद्ध का अभ्यास। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह का तनाव बरकरार है, उस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं, जिसमें रूस, बेलारूस के राष्ट्रपति ने इस परमाणु युद्ध के अभ्यास को देखा है। वो रूस जो लगातार ये कह रहा है कि हम किसी भी तरह का अभ्यास या फिर किसी भी तरह की जंग की तैयारी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वाकई में डराती हैं। वहीं यूक्रेन को नाटो देशों का सदस्य बनाए जाने को लेकर रूस काफी ज्यादा तनातनी से गुजर रहा है। वो बार बार दबाव बना रहा है, लेकिन यूक्रेन जिस तरह की स्थितियां देख रहा है वो समझ रहा है कि रूस किस तरह से किसी भी वक्त तरेड़ सकता है नजरें अपनी यूक्रेन के लिए। और ऐसे में यूक्रेन संकट पर ये अब तक की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया था कि रूस 19 फरवरी को परमाणु युद्ध का अभ्यास करने जा रहा है। और अपने ऐलान के मुताबिक रूस ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए 19 फरवरी को ये परमाणु युद्ध अभ्यास किया है। ये तस्वीरें रूस के उसी युद्ध अभ्यास की, और इस दौरान रूस ने थर्मो न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 को भी दागा है। और इस युद्ध अभ्यास के दौरान रूस ने अपनी नई क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया है। सबसे अहम बात यह कि रूस की सेना के इस परमाणु युद्ध अभ्यास को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद देखा है, और इस दौरान उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सेंडर लुकाशेंको भी मौजूद थे। 2 राज्यों में मतदान की तैयारी पूरी हो गई है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर, जबकि यूपी में तीसरे चरण के तहत 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। इन जिलों में फर्रुखाबाद भी शामिल है, जहां सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ईवीएम को अलग अलग पोलिंग बूथ के लिए भेज दिया गया। इसके साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारी ने दावा किया कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले कर्मचारियों को सारी हिदायतें दे दी गई हैं। तैयारी पूरी है। इस बार हमारे यहाँ जो मतदाता हैं वो 13,95,987 हैं। वहीं फर्रुखाबाद के एसपी ने भी मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजामों का दावा किया और लोगों से बिना डरे वोट डालने की अपील की। जबकि इस चरण में पंजाब की 117 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टी अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गई। जिसके बाद राज्य चुनाव अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भरोसा दिया कि सुबह से शुरू होने वाले मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि पंजाब में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, जिसमें 2 करोड़ 14 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे। बहुत बढ़िया इंतजाम है, तो मैं दिखा भी सकता हूँ। इस चरण में पंजाब और यूपी की कुल 176 सीटों पर मतदान होगा। 100 बात की एक बात यह कि यूपी की जिन 59 सीटों पर मतदान होना है उनमें 49 सीट बीजेपी के पास है। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को एक सीट ही 2017 के चुनाव में मिली थी।